नमस्कार, आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और बेहद खास शो आज आपके लिए। हमेशा हम निवेश, बचत और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, लेकिन आज हम शो के अंत में आपके वीकेंड की भी प्लानिंग करेंगे। कैसे, इसके लिए आपको पूरा 1 घंटा शो देखना होगा। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। क्या पति पत्नी को एक दूसरे से अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स छुपानी चाहिए? फाइनेंशियल डिटेल्स छुपाने के क्या होते हैं नफा नुकसान, जानिए कैसे बनाएं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को आरामदायक। दिवाली के सीजन में क्या बढ़ गया क्रेडिट कार्ड का कर्ज? कैसे पाएं क्रेडिट कार्ड के कर्ज से मुक्ति? जानेंगे एक्सपर्ट से कर्ज चुकाने की शानदार रणनीति। आ गया है नवंबर का पहला वीकेंड गुलाबी ठंड के साथ। कैसे करें वीकेंड प्लान, बताएंगे किन फिल्मों को देखें या कहां घूमने जाएं वीकेंड में। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए एक संतुलित पोर्टफोलियो, निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी। जो भी सवाल हैं आपके, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। ये वो नंबर है जहां पर हमें इंतजार होता है आपके सवालों का। चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद खास मुद्दे के साथ, जहां पर आज हम बताने वाले हैं कि कैसे कपल्स को या पति पत्नी को अपनी फाइनेंशियल कुंडली मिलवा देनी चाहिए। जी हाँ, अमूमन शादी ब्याह से पहले तो हम नक्षत्र और तारे तो देखते ही हैं, वो कुंडलियां मिलाते ही हैं, लेकिन फाइनेंशियल कुंडली मिलाने में थोड़ी सी असहजता लोगों को महसूस होती है, कुछ कतराते हैं लोग। ऐसा क्यों है और ऐसा करना सही है या गलत है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ जुड़ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट अंजलि छाबड़िया भी जुड़ गई हैं। हम दोनों का स्वागत है इस बेहद खास चर्चा, इस मुद्दे पर, जहां पर अंजलि मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपके पास अगर मैं पेशेंस के लिहाज से समझना चाहूं या थेरेपी के लिहाज से समझना चाहूं, तो ऐसे कितने कपल्स आते होंगे जो फाइनेंशियल लाइफ हेल्दी ना होने की वजह से एक दूसरे से खुश नहीं होते? क्या शिकायतें होती हैं उनकी? क्या पैसा एक ऐसी वजह हो सकती है? क्या फाइनेंशियल हैबिट्स ऐसी कोई वजह हो सकती है जिसको लेके कपल्स आपके पास आते होंगे थेरेपी के लिए? देखिए, पैसे से प्रॉब्लम्स तो बढ़ते ही हैं और पैसे नहीं होने से और प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। बिल्कुल। और पैसे की डिस्कशन नहीं करने से मतलब कपल्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि कपल्स फाइनेंस के बारे में डिस्कस करें और एक्सपेक्टेशंस के बारे में डिस्कस करें। अक्सर क्या होता है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि ओ शादी के बाद मेरी वाइफ अगर कमा रही है तो शी विल स्पेंड 50%, या दूसरा एक्सपेक्टेशन होता है कि चलो मैं तो अपने लिए कमा रही हूँ, व्हाई शुड आई कंट्रीब्यूट टू द फैमिली। तो ये एक्सपेक्टेशंस अगर हम डिस्कस नहीं करते हैं या क्लियरली नहीं बताते हैं कि चलो अगर हम दोनों पैसे कमा रहे हैं, पैसे खर्चे कौन करेगा, सेविंग्स कौन करेगा, छुट्टी के लिए कौन स्पेंड करेगा, और आप प्रिज्यूम करें कि चलो हमारे फाइनेंसेस जॉइंट होंगे या फिर सेपरेट होंगे। हाँ। ये डिस्कशंस नहीं होने के कारण बहुत सी कपल्स में बहुत अनबन होती है और आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मेरे ख्याल से ये एक फाउंडेशन होनी चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन इसमें किस तरह की बातें होनी चाहिए? आपकी फाइनेंशियल लाइफ के ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिनको डिस्कस किया जाना चाहिए ताकि बाद में आपको किसी तरह का शॉक नहीं मिले? तो फिरोज, ऐसे कई बार होता होगा कि रिश्ता बनाने से पहले, शादी से पहले तो कोई शख्स बहुत ही सीमित लगता होगा, कंट्रोल लगता होगा, लेकिन शादी के बाद अचानक पता चलता है कि अरे इनका तो हाथ बहुत खुल
खुला है, ये तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं या बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, कोई बहुत ज़्यादा लापरवाह है, बेपरवाह है अपने फाइनेंसेस को लेकर, किस तरह से जब आप लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, मेरे ख्याल से फाइनेंशियल प्लानर भी ना एक थेरेपिस्ट जैसे ही काम करते हैं, क्योंकि उन्हें भी कोचिंग करनी होती है लोगों की, और ज़िंदगी का नज़रिया क्या है, कैसे अपने लाइफ को फाइनेंशियली जीते हैं, कहीं ना कहीं वो समझाने के लिए आपको जानना पड़ता है कि वो इंसान है कैसा, उसकी सोच कैसी है, पैसे के साथ रिश्ता कैसा है। तो जब आप ये काम करते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? कविता जी, देखिए, हम जब ये काम करते हैं, हमारा नजरिया प्रॉब्लम सॉल्व करने का नहीं होता है। हाँ। हमारा नजरिया ये होता है कि भले ही प्रॉब्लम ना हो, अगर आप एक टीम में हो तो टीम की पूरी रणनीति सब मेंबर्स को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट के कप्तान हो, तो क्या आप जब बैटिंग की बात करोगे बॉलर कमरे से बाहर होंगे या बॉलर भी बैठे होंगे, आप कैप्टन हो तो पूरी टीम की अगर रणनीति बननी है, आप एक टीम में हो तो सबकी डिस्कशन करनी ही करनी है आपने। ये ऐसा नहीं है कि आपको डर लगता है कि हस्बैंड ज्यादा खर्च करता है, वाइफ ज्यादा खर्च करती है, भले ही सब कंट्रोल में हो, फिर भी पूरे अगर टीम एक है तो पूरी जानकारी पूरी टीम को होनी जरूरी है। इट्स अ हाइजीन आइटम, नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 2 ये भी नहीं है कि आपको सिर्फ उनको फिनेंसेस बताने हैं, और जैसे मैडम ने कहा कि एक्सपेक्टेशन तो बताने ही बताने हैं। तीसरा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको संभालने की क्षमता, उसकी संभालने की समझ सबकी होनी चाहिए, क्योंकि जो आज करता है वो अगर चल बसे, होता ही है, सबकी फाइनाइट लाइफ है, सब जिंदगी इमॉर्टल तो है नहीं, जब वो चले जाएंगे तो दूसरा करता जो बैठेगा पैसे संभालने के लिए, उसको समझाइश होनी चाहिए कि कैसे पैसे मैनेज होंगे, क्यों ये किया गया था। चौथा, विलो में आपके परिवार के नाम लिखे गए होंगे तो उनको क्लैरिटी लानी जरूरी है। लोग 10-15 सालों में 4-5 बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, 5-7 डीमैट अकाउंट खोल लेते हैं, 10 इंश्योरेंस पॉलिसी कर लेते हैं, जिसने तो बहुत सारा फैला हुआ पैसा होता है। 82,000 करोड़ इंडिया में गुम गया है, क्योंकि सबने बातें नहीं की, सबने पेपर पे लिखा नहीं, और आज कहां है ही नहीं पता है। सो बेसिकली इट्स अ हाइजीन आइटम रादर देन अ प्रॉब्लम सॉल्वर टू माय माइंड। तो अब थोड़ा सा ना जो ईगो इश्यूज हैं बीच में, अंजलि जी, उसके बारे में हम बात करते हैं। खासतौर से वर्किंग कपल में ये देखा गया है, जहां पर अगर दोनों ही बहुत अच्छा खासा कमा रहे हो, दोनों ही फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड हो, स्टेबल हो, अपनी इनकम्स को शेयर नहीं करते, इन द सेंस बताते नहीं कि कितना कमा रहे हैं, बताते नहीं कितना खर्च कर रहे हैं, बताते नहीं कि कहाँ निवेश रणनीति उन्होंने अपनी बना रखी है। अब ऐसा इसीलिए भी होता है कि लोग आपस में लगता होगा कि अच्छा ज़्यादा कमा रही है, अच्छा कम कमा रहा है, ये सारी बातें अमूमन लोग नहीं करते हैं। दूसरी एक फैक्टर होती है कि अच्छा हमारी कमाई है तो आप क्यों जानना चाहते हैं कि हम कितना कमा रहे हैं। वो एक प्राइवेसी वाला इशू भी हो जाता है कि हमारा पैसा तो हमारा पैसा है, हम जैसा खर्च करना चाहते हैं वैसा कर लेंगे, जो जिम्मेदारियां होंगी शायद वो कंबाइंड तरीके से निभाई जा सकती हैं। ये अप्रोच कितनी सही है, इसमें क्या गलत है? देखिए, क्या होता है, अगर हेल्दी मैरिज में अगर हम देखते हैं, हेल्दी मैरिज में जितना कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहते हैं तो ये चीज़ को अगर आप प्यार से कम्युनिकेट करें कि चलो ठीक है, वी विल सेव ओवर हियर, या हम ऐसे स्पेंड करेंगे, मगर प्लीज़ ये अमाउंट को आप मत देखना, क्योंकि मुझे ये अपने ऊपर खर्चा करना है, चाहे मैं हॉलीडेज पे जाऊं या मैं प्रॉपर्टी खरीदूं या मैं उसको क्यों ना सोशल सर्विस में लगा दूं। ओके, जब हम डिस्कस नहीं करते हैं, प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होते हैं। या जब हम प्रिज्यूम करते हैं, अक्सर क्या होता है कि दोनों में समझो एक पार्टनर प्रिज्यूम करता है कि नहीं, मतलब ही मस्ट टेल मी या शी मस्ट टेल मी, तो इसमें प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। तो आई थिंक एनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण बहुत से ईगो इश्यूज भी बढ़ जाते हैं, और छोटी छोटी बातें भी ईगो इशू हो जाती हैं, यू नो। तो अगर कोई चीज मतलब आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो उसे बहुत घमंड है अपने पैसों का, यू नो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें शादी के पहले ही, यू नो, लोग मतलब इतनी छोटी छोटी बातों, इतनी फालतू बातों के ऊपर इतना अपना वक्त बर्बाद करते हैं। शादी के इवेंट की प्लानिंग की इतनी सारी बातें होती हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। शादी के बाद आप कैसे रहेंगे, यू नो, और क्या आपके एक्सपेक्टेशंस है। हो सकता है
कि तो girl प्यार और काफी boy नहीं don't- है ना अंजलि जी, प्यार काफी नहीं है ना? हो सकता है ये बहुत सारा शो जो लोग देख रहे होंगे और बोल रहे होंगे देखो ये कैसे शादी जैसे रिश्ते में पैसे की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, तो लव इज नॉट इनफ शादी में, है ना? Trust is more important than love. और trust is something that you build. मतलब ऑटोमेटिक नहीं आ जाता है. बिल्कुल सही कहा आपने। और फिरोज, एक ये भी कहावत है कि लड़के अपनी आय नहीं बताते, लड़की अपनी आयु नहीं बताती। ठीक है, मेरे ख्याल से अब समय बदल गया है और अब हम और आप लोगों पर ये जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शादी ही कर रहे हो और किसी भी तरीके से कर रहे हो, लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। अच्छा, अरेंज मैरिज में कई दफ़े बुरा लग जाता है कि अगर पूछ लिया लड़का कितना कमाता है या लड़की कितनी कमाती है। ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक लाइफ की बात कर रहे हैं जो आप दोनों को साथ में जीनी है, तो आपके कुछ कंबाइंड गोल्स होंगे, आपके कुछ इंडिविजुअल गोल्स होंगे। तो अब वो खाका क्या होगा फिरोज, जिसके साथ आपको बैठकर बातें करनी होगी? वो कौन कौन सी ऐसी चेक पॉइंट होंगी जो हमें टिक करनी चाहिए जब इस तरह का कोई लॉन्ग टर्म रिश्ता बनाना हो? फ्लो क्या होना चाहिए सवालों का? कविता जी, मेरी जो एक्सपीरियंस है लोगों की फाइनेंसेस बात करने में, मैं ये नोटिस करता हूं कि जो विमेन होती हैं वो डेलीगेट करती हैं। अपने पैसे कमा तो लेती हैं, बट ज्यादातर क्या होता है कि आदमी, जैसे अगर ना आदमी अपनी कमाई नहीं बताता, लड़कियां उम्र नहीं बताती भले ही, बट वो पैसे पूरे हस्बैंड को दे देती है, आपने मैनेज करने हैं। बिल्कुल सही। बट कभी ना कभी तो आपको ड्राइवर सीट पे बैठना पड़ेगा। तो आज ही अगर आप ड्राइवर सीट दे देंगे और पीछे ही बैठेंगी तो फिर जब चलाने की मजबूरी आएगी तब नहीं चला पाएंगे। तो मेरी तो हमेशा विनती रहती है कि आप विमेन शुड बी मोर इन्वॉल्व्ड। मेन आर लेसर इन्वॉल्व, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करते, विमेन पूरी तरह से इन्वॉल्व करके पूरे पैसे डेलीगेट कर देती हैं। दैट कैन चेंज। नाउ कमिंग टू योर पॉइंटेड क्वेश्चन कि इसमें करना क्या चाहिए। आपको पहले तो आपके पूरी करंट एसेट्स, करंट जो लायबिलिटीज हैं, करंट इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपकी पॉइंट ए जो करंट स्टेटस है वो ट्रांसपेरेंटली लिखनी है, बतानी नहीं। पहले तो लिखें, एक्सेल शीट पे लिखने के बाद खुद ही क्लैरिटी आती है। मैं किसी से मिला था, उन्होंने कहा मेरे पास 8 करोड़ रुपया है, तो मैंने कहा सर पीपीएफ जोड़िए, ईपीएफ जोड़िए, इंश्योरेंस पॉलिसी जोड़िए, जो आपने दोस्तों को पैसे दिए हुए हैं वो जोड़िए। फिर जोड़ते जोड़ते वो 9.5 करोड़ रुपए पहुंच गए। उनको ही याद नहीं था कि उनके पास पैसे कितने हैं। पहले एक्सेल शीट में अपनी पूरे पैसे लिखें, भले ही 10 लाख रुपए हो, 2 लाख रुपए हो, 10 करोड़ रुपया हो, एक्सेल शीट पे पूरे लिखें। फिर एक शीट पे आ जाता है एसेट्स, दूसरी शीट पे डालिए लायबिलिटी, तीसरी शीट पे डालिए इंश्योरेंस। ये तीनों शीट का नाम लिखिए फैमिली फाइनेंसेस और ईमेल कर दीजिए सबको जो आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। दैट इज ट्रांसपेरेंसी, पॉइंट 1। पॉइंट 2, फिर वो ट्रांसपेरेंट शीट लेके एक वीकेंड पे बैठ के अपने गोल्स आधारित करिए। इंडिविजुअल गोल्स, कंबाइंड गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स के लिए पैसे अलग से इकट्ठा करिए इंडिविजुअल नेम्स में, कंबाइंड गोल्स के लिए कंबाइंड पैसे इकट्ठा कीजिए जॉइंट नेम्स। राइट, सो दैट्स स्टेप 2। स्टेप 3, सब जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके पास एसेट्स हैं उनकी विल्स बनाइए साथ में बैठ के। सस्पेंस मत रखिए। सस्पेंस से जो लड़ाई की गुंजाइश होती है वो अनबिलीवेबल है। अगर आप सस्पेंस नहीं रखते, ट्रांसपेरेंटली बताते हैं कि हम 4 लोग हैं परिवार में, सबकी विलें बनी, सब एक दूसरे की विलें पढ़ रहे हैं, तो वो जाने के बाद एक सस्पेंस होता है। जैसे हम हिंदी पिक्चरों में देखते हैं कि बिल पढ़ी और सामने वाला है ही नहीं क्लैरिफिकेशन के लिए, तो वो सस्पेंस से ना बड़ी बड़ी दिक्कतें आती, क्योंकि क्लैरिफिकेशन के लिए वो मौजूद नहीं है। तो स्टेप 3, सबकी विल्स बनाई। ये बनाने में जो क्लैरिटी आती है ना, सोचना पड़ता है बहुत विल बनाते वक्त, तो सोचने में ही समझदारी है। और ये 3 चीजें करें to start with, and then it'll automatically unfold itself as time progresses. अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना फिरोज, घर का खर्चा हो गया, आप हर वीकेंड और हर महीने में बाहर जा रहे हैं, आप त्योहारों में, शादी ब्याह में एक साथ चीज़ें खरीद रहे हैं परिवार के लिए, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ये सब जो खर्चे होते हैं ना, ये भी तो कंबाइंड तरीके से होने चाहिए। इनकी प्लानिंग कैसे होगी? बिकॉज ये भी तो बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आपकी फाइनेंशियल लाइफ का और एक रिश्ते का। यस, बिल्कुल कविता जी। देखिए क्या है कि अगर आप साथ में जिंदगी गुजार रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कोई चीज है, आपकी जिंदगी मेमोरी से बनी हुई है, तो इस पे अगर आप ठीक से खर्चा नहीं करेंगे तो इट विल नॉट बी अ लाइफ वेल लिव्ड। सो इस पे तो खर्चा करना चाहिए, बट इसमें आपको एक सीमित तरह से खर्चा करना चाहिए। अलग अलग बॉक्सेस में पैसे को बांटना चाहिए, इंडिविजुअल, जॉइंट। गोल के लिए जो मस्ट हैव है उसका डब्बा अलग,
डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, वीकेंड पे अगर नहीं गए तो चलेगा, अगर पहले डिब्बे में जो पैसे डालने हैं वो इंपॉर्टेंट है, जो आपके इलेक्ट्रिक बिल लगेगी, रेंट लगेगा, स्कूल की फीस लगेगी, वो सब यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। सो डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है, यहां बहुत लोग चूक करते हैं। तब जाके हाथ खुला है, ये जो हम बोलते हैं सब्जेक्टिव स्टेटमेंट, इट इज नथिंग बट somebody spending more on discretionary and non discretionary। नॉन डिस्क्रिशनरी का मतलब कोई चारा ही नहीं, आपको खर्च करना ही पड़ेगा, दैट इज नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब मर्जी के हिसाब से शॉपिंग करने के, उसके बगैर जिंदगी गुजर सकती थी। तो ये जो तालमेल है, कंपार्टमेंटलाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गुड फाइनेंस। अंजलि जी, थोड़ा सा आज के टॉपिक के बाहर है, लेकिन क्योंकि हम पति पत्नी और उनके फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, सेपरेशन जब होता है, उसमें फाइनेंशियल सेपरेशन की जब हम बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। वो एक प्रोसेस होता है जो आपको झंझोड़ कर रख देता है। अब इसके लिए तो कोई तैयारी नहीं कर सकता, लेकिन कैसे सेपरेशन के वक्त जो फाइनेंशियल सेपरेशन का ट्रॉमा है उससे बचा जाए? देखिए, फाइनेंस, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, फाइनेंस इज ऑलवेज मतलब प्रॉब्लम तो लाता ही है। जब हम फाइनेंशियल सेपरेशन, देखिए जैसे बाहर दूसरे देशों में एक प्रीनप एग्रीमेंट होता है हाँ। कि अगर हम सेपरेट होंगे तो ये हम आपको देंगे या ये नहीं मिलेगा, या जो एक लॉस होते हैं। मगर प्रॉब्लम तब आती है व्हेन देयर इज नो क्लैरिटी। जब लोग मतलब या तो चीजें चोरी करके चले जाते हैं, या फिर मतलब कहानियां बनाते हैं, और ये सब चीजों में बहुत प्रॉब्लम आती है। और फिर एक ईगो इशू भी बन जाता है कि अभी मतलब पैसे के मामले में मैं लड़की को या लड़के को तंग कर सकता हूँ या सकती हूँ। That becomes a never-ending struggle, और ये चीज आई थिंक मोर देन द कपल, जो उनको सलाह देने वाले होते हैं, वो ये चीज को लेके एक बहुत ही बड़ी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक जैसे हमने कहा कि जैसे दूसरी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, सिमिलरली आई थिंक टू डिस्कस दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर मैं देखती हूँ कि कभी क्या होता है कि अगर कपल में से अगर आदमी ने बोला चलो मैं काम करता हूँ, तुम अपने करियर को सैक्रिफाइस करो और बच्चों का ध्यान दो, ओके। सेपरेशन के टाइम मतलब उसको इक्वल हिस्सा तो मिलता नहीं है। इनफैक्ट 1/10 हिस्सा भी अगर उसको मिल जाए, क्योंकि वो तो उसकी वेल्थ है। बट ये जो लड़की जो मतलब जो हार्ड वर्किंग लड़की है, जिसने अपना समय लगा के अपने करियर को सैक्रिफाइस करके हस्बैंड के सक्सेस को, मतलब शी हैज क्रिएटेड द हस्बैंड सक्सेस एंड वेल्थ, तो डेफिनेटली कोर्ट्स में इसकी चर्चा होनी जरूरी है। प्लस दूसरे पाव भी हम देखते हैं कि कभी कभी पैसों को लेकर अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउरी क्लेम्स, ये वो, तो दैट इज अ फुल सेपरेट टॉपिक। बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये चीज को भी डिस्कस करना, मतलब पहले से ही डिस्कस करके रखें कि अगर हम कभी सेपरेट हुए तो दिस इज व्हाट आई थिंक अबाउट फाइनेंसेस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट फाइनेंसेस। फिरोज, प्रीनप में आप कितना मानते हैं और इसके लिए कितना तैयार हो जाना चाहिए शादी से पहले ही? देखिए, प्रीनप जो एग्रीमेंट्स इंडिया में नहीं होते ज्यादातर, बट दूसरे तरीके हैं, राइट, बहुत शानदार तरीके हैं मेरे हिसाब से। ऑफ कोर्स इट्स माय ओपिनियन। जैसे मैंने एक जरिया यूज किया, राइट, जहां पे अगर मैं अपनी स्पाउस से ये उम्मीद करता हूं कि वो बच्चे पे फोकस करेंगी, तो मेरी जिम्मेवारी है कि उनका फ्यूचर प्रोटेक्ट करूं मैं, सही में, ताकि वो बिना फिक्र ये कर सकें, क्योंकि बच्चा मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट शी इज स्पेंडिंग मोर टाइम। तो मैंने एक छोटा सा सिंपल सा फैमिली ट्रस्ट बनाया, उसमें पैसे डाल दिए, जिसमें बेनिफिशियरी है मेरी वाइफ और मेरा चाइल्ड, राइट। वो पैसे मैं वापस नहीं ले सकता, तो एक सांत्वना रहती है, ताकि मेरा बच्चा भी टेकन केयर है और मेरी वाइफ का, स्पाउस का जो इनसिक्योर फीलिंग है ना, उसके साथ जीना आसान नहीं। तो इनसिक्योरिटी निकालना जरूरी है। तो निकालने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा, बातों से नहीं होता है। सो आप इंडिया में 1964 ट्रस्ट एक्ट के तहत इररिवोकेबल ट्रस्ट बना दें और उसमें इतने पैसे डाल दें, धीमे धीमे डालें, भले आपके पास आज ना हो, जिससे परिवार इज सुरक्षित विदाउट योर इन्वॉल्व। अगर उस मकाम पे पहुंच जाते हैं, देन यू विल हैव दैट सिक्योरिटी व्हिच विल बिल्ड योर रिलेशनशिप
rather than damage. एक चीज थोड़ा लंबी जा रही है ये चर्चा, लेकिन क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बन रही है तो मुझे सवाल बस आते ही जा रहे हैं। तो अंजलि जी, एक ये भी है कि जब आप किसी रिश्ते में जुड़ते हो और मान लीजिए कोई अगर महिला होम मेकर है तो अपने पति की कमाई और उसकी सक्सेस में पूरा सपोर्ट देती है, ये ट्रेडिशनली सबका माइंडसेट है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुषों में इस बात को लेकर ईगो आ जाता है अगर उनकी वाइफ उनसे ज़्यादा कमाने लग जाए। ऑन द फेस ऑफ इट तो बहुत खुशी होती है, पति होने के नाते बिल्कुल सपोर्ट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात चुभती है और खाती है कि आपकी लाइफ पार्टनर आपसे ज़्यादा कमा रही है, और वो कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर लेते हैं इस बात से कि वो शायद आपसे ज़्यादा सक्षम है ज़िंदगी जीने में और ज़्यादा कामयाब है। कई बार हमने देखा है कि इसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं और निजी ज़िंदगी तो बिगड़ती बिगड़ती है, फाइनेंशियल लाइफ भी बहुत ज़्यादा रायते की तरह फैल जाती है। तो बताएं। देखिए, तो हमें अपने लड़कियों को सिखाना है कि अगर वो सक्सेसफुल हैं तो दे शुड बी एबल टू से शान से, मतलब उसके लिए उनको अपोलोजेटिक नहीं बनाना है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम ही लड़कियों को बोलते हैं कि नहीं बेटा छोड़ दो, हस्बैंड है उसको तो खराब लगेगा, तो ये चीज मतलब जो सीख हमें देनी है, अब हर घर में देनी है, लड़कों को भी देनी है कि हम इक्वल हैं और कोई भी मतलब समझो पैसे से ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, आज वो है कल आप हो सकते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है या जो सिखाना है, ये स्कूल्स में सिखाना है, ये घरों में सिखाना है। और ये एक पुरानी बात है कि मतलब लड़के को ही ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। सही बात है। ओके, क्योंकि आज हम इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और अगर जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी सब में होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि चलो अगर हमें इक्वल राइट्स चाहिए तो हमें इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी है, चाहे वो घर की देखभाल करने की हो या बच्चों की देखभाल करनी हो, या फिर मतलब जो भी छोटे मोटे काम होते हैं घरों में। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मतलब जो लोग ये करते हैं, वी शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट वेरी वेरी मतलब प्राउडली, कि जब समझो जब कोविड का टाइम था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बिजी थे और मेरे हस्बैंड को टाइम था, तो वो किचन में जाते थे और इसमें कोई शर्म की बात नहीं थी कि वो किचन में जा रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये इक्वालिटी हमारे देश में एक्चुअली आ चुकी है, एंड वी मस्ट एनकरेज दैट इक्वालिटी। आपने बहुत ही सही बात कही है, बहुत पते की बात कही, लेकिन फिरोज ऐसे कितने कपल्स आपको देखने को मिलते हैं जहां पर महिलाओं ने पूरी बागडोर संभाल के रखी है? क्या स्थिति बदल रही है अगर मैं कुछ सालों से तुलना करना चाहूँ तो? देखिए, स्थिति बदल रही है, बट क्या एक पैराडाइम शिफ्ट आया है? द आंसर इज नो। बट जैसे हम आनंद राठी में एक टारगेट रखते हैं कि एम्प्लॉइज दोनों जेंडर के 50-50 का हमारा टारगेट है। क्या हम वहां पहुंच पाए हैं? क्या हमें और 4 साल लगेंगे? मेरे हिसाब से और 3-4 साल लगेंगे, इन स्पाइट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क टू गेट देयर। बट क्या ये हमें जनरली आज पूरी भागदौड़ संभालने वाली मिल रही है? नहीं, दोनों कमाते हुए कपल बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, टच वुड, राइट। बट दूसरी बात क्या है कि जो आपने ईगो की बात की ना, देखिए क्या होता है कि कई सारे रिश्ते अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। अगर आपकी शादी के 20 साल हो गए तो आपके जो हस्बैंड हैं वो किचन में जाएंगे और शर्म नहीं होगी। बट आपके साल भर हुआ है तो वो इक्वेशन वक्त से ही बनता है ना। सही बात है, राइट। तो आपको ये सेंसिटिविटी दोनों तरफ से रखनी पड़ेगी, और जब भी आप सक्सेसफुल होते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा नम्रता रखनी पड़ती है। प्राइड में और बीइंग घमंडी में एक थोड़ा सा थिन लाइन है, ये चूक जाता है बहुत लड़के और लड़कियां, राइट। जब आपकी सक्सेस ज्यादा होती है तो आपकी नम्रता को आपको ज्यादा बनाना पड़ता है ताकि वो ईगो की कभी बात ही ना आ पाए। सो दैट आई थिंक इज अ सेंसिटिविटी फ्रॉम बोथ साइड्स व्हिच अ पर्सन शुड बी कॉन्शियस अबाउट। बट आपका प्रश्न जो है कि मात्रा बड़ी है, आर वी एनीवेयर क्लोज टू द डेस्टिनेशन? द आंसर इज नो इन माय ओपिनियन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इसमें बदलाव आए और अगली बार हम इस पर जब बात करें तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन और महिलाएं बागडोर ज़्यादा संभालती हुई हमें दिखाई दे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश में शामिल हुए आप।
हम आगे बढ़ेंगे। फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिरोज अब बारी आ गई है दर्शकों के सवाल शो में शामिल करने की। और जब भी आप शो पर आते हैं तो खास आपके लिए बहुत सारे सवाल दर्शक भेजते हैं। संदीप मीना मेरे साथ दर्शक फोन लाइन पर हैं। संदीप जी। जी मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मैडम राजस्थान से बोल रहा हूँ, सिक्कर से। ओके। एक्सिस फ्लेक्सी कैप आपने लिया हुआ है, कैनरा रोबेको का ब्लू चिप है, मिरासिट का भी ब्लू चिप है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी है आपके पास। सर 5 फंड आपने ये कब डाले हैं, कब शुरू किया इसमें निवेश? मैडम मेरे को 1.5 ईयर हो गया मैम इनमें। सर आपने एक जैसे फंड्स क्यों लिए हैं बहुत सारे? मैडम मेरे को जैसे इक्विटी के अंदर डालना था, तो फिर जैसे अभी आपका प्रोग्राम जैसे कंटिन्यूस देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छा लगा कि आप मेरा शो देख रहे हैं, पर ये अच्छा नहीं लगा कि आपने मेरा शो देखकर इतने सारे एक ही तरह के फंड शामिल किए। बहरहाल सवाल भेजा इसके लिए धन्यवाद। चलिए आपका पोर्टफोलियो ठीक करते हैं। 15 से 20 साल में आपको चाहिए 2 करोड़ रुपए और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस निवेश को बढ़ाएंगे भी, है ना? मैम। जी मैम। चलिए फिरोज। यस कविता जी, जैसे आपने कहा स्कीम्स थोड़ी सिमिलर है, बट कमिंग बैक टू इनके जो 12,750 की जो एसआईपी कर रहे हैं, अगर वो 10% से अगर हर साल बढ़ा पाए, जिसको कहते हैं स्टेप अप, तो वो क्लोज टू 3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे 20 सालों में 14% की रिटर्न। तो देखिए हर दर्शक को ये नोट करना चाहिए कि 12,000 13,000 एक आउट ऑफ रीच नंबर नहीं। अगर वो करके अगर स्टेप अप करते हैं, अगर 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं आपको, तो इट्स अ गुड एक्यूमुलेशन टूल। और सबको ये अपनी एसआईपी को स्टेप अप जरूर करना चाहिए 10% से। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने जो 2 फ्लेक्सी कैप स्कीम्स खरीदी हैं, एक लार्ज एंड मिड कैप स्कीम खरीदी है और एक लार्ज कैप स्कीम खरीदी है, आपके पास एक भी मिड कैप मल्टी कैप स्कीम नहीं है, तो उसको शामिल करें। 3 स्कीम्स को एग्जिट करने की रिकमेंडेशन देता हूं और 3 शामिल करें। एक्सिस फ्लेक्सी कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप आप एग्जिट कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज, इन्वेस्टको मल्टी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी, ये 3 को आप ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। बाकी 2 मिराई और एसबीआई को आप बरकरार रख सकते हैं। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी जो वासन मैनेज करते हैं, उसकी प्रदर्शन इस कैलेंडर ईयर में इतनी अच्छी नहीं रही। निफ्टी को -2% का अंडर परफॉर्मेंस किया है, बट वासन बहुत अच्छे फंड मैनेजर है। इसमें जो फॉरेन स्टॉक्स थे उन्होंने हिट दिए। इंडिया का पोर्टफोलियो जो है ज्यादातर वो अच्छा परफॉर्म किया है। नेटफ्लिक्स और दूसरे 2-4 स्टॉक्स थे जिन्होंने अंडर परफॉर्म किए। सो उसमें बरकरार रहे। माना कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट फ्रॉम फ्यूचर स्टैंड पॉइंट इट्स गुड। एसबीआई और मिराई को रखें और बाकी 3 का बदलाव करें। चलिए संदीप, आप कुछ पूछना चाहते हैं फिरोज से? और मैम मैं ये पूछ रहा था, जैसे इन 3 को जैसे एग्जिट करके और मुझे जैसे एड ऑन करना चाहिए, और या ये मतलब 5 या 6 एसआईपी ही रखनी? अमाउंट तो मैं क्या है कि हर साल इसमें बढ़ा रहा हूँ मैम, 10% या 15% के आसपास। फिरोज जितना छाटा है आपने उतना ही रखना चाहिए पोर्टफोलियो ना। देखिए 5 स्कीम बहुत होती हैं, क्योंकि आपके पास मल्टी भी हो गई, फ्लेक्सी भी हो गई, मिड कैप भी हो गई, लार्ज कैप भी हो गई, लार्ज एंड मिड भी हो गई, तो काफी डिवर्सिफाइड है। तो 5 स्कीम्स बहुत है, 5 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की हैं। जब तक कि आप 15,000 पे पहुंचते हैं तब तक ठीक है। 3-3 पर एसआईपी पे भी जा सकते हैं आप, बट फिर 20,000 पे जाएं तो छठा और 7वां फंड जरूर शामिल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कविता जी का शो देख। धन्यवाद संदीप, आपने सवाल भेजा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझाइश समझ में आ गई हो। परविंदर का सवाल मैं लूंगी। और फिरोज, ये 35 साल के हैं, 20 साल में इन्हें भी करोड़पति बनना है, और कैसे निवेश करें एसआईपी के जरिए? देखिए एसआईपी के जरिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले तो शुरुआत करनी है लार्ज कैप एक स्कीम, फ्लेक्सी कैप। अगर आपके पास जो भी पैसे हैं, 1 करोड़ रुपया, कविता जी आपने कितने समय में बताया था? 20 साल। 20 साल में 1 करोड़ रुपया अगर आपको इकट्ठा करना है तो कुल मिला के ऑलमोस्ट आपको 6 से 7,000 रुपए की एसआईपी करनी चाहिए ऑन सेफर साइड 20 इयर्स के लिए। जैसे हमने देखा कि प्रीवियस दर्शक जो संदीप थे वो 12,500 की एसआईपी करके उसको स्टेप अप करेंगे तो 3 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अगर आपको 1 करोड़ पे ही पहुंचना है तो 5-6 हजार से स्टार्ट करें, 10% से स्टेप अप करें। उसके लिए अगर आपके पास 5,000 हैं तो भी आप 3-4 स्कीम मिनिमम ले सकते हैं। देखिए 15 डिफरेंट कैटेगरी हैं। सेबी ने 2018 में सेबी ने 400 ऑड स्कीम्स को, 491 स्कीम्स को 15 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था। उसमें से हमारे हिसाब से 8 इंपॉर्टेंट कैटेगरी हैं। अगर आप 8 स्कीम खरीदना चाहते हैं तो अलग अलग कैटेगरी की 8 स्कीम अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी से खरीदें, तो इट्स अ वेरी वेरी थॉट आउट डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। बट आपको अगर 5-6 हजार ही करने हैं तो 4 स्कीम में आप सीमित रहें।
एक होगी फ्लेक्सी कैप स्कीम, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, मिड कैप में कोटक इमर्जिंग और फ्रैंकलिन ब्लू चिप। ये 4 स्कीम्स, 4 अलग कैटेगरी एंड 4 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की इज अ गुड स्टार्ट पॉइंट कविता जी। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पे जितना मुमकिन हो सका हमने दर्शकों के सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। इसी के साथ फिरोज बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने, चर्चा भी की और साथ ही दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए।